ठीक आहे, चलो. आवाज येतोय का माझा? सांगा एकदा. मुलांना आवाज येतोय माझा? ओके, गुड. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू सो मच. चल, चल, ठीक है. चल. सो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. कशा आहात तुम्ही सगळे? ओके. कसा गेला तुमचा संडे? चलो चलो. Okay. Sure. So we are dealing with topic digestion and absorption. Okay. We are dealing with topic digestion and absorption. DNRP कधी सुरू करणार? कौस्तुभ, तुम्ही 3 लेक्चर करू शकताय का बायोलॉजीचे? मी सुरू करतो DNRP. तुम्ही 3 लेक्चर सुरू करू शकता अटेंड बायोलॉजीचे? हा, थोडस सेन्स आहे, कॉमन सेन्स म्हणतात ह्याला, की 3 लेक्चर जर तुम्ही बायोलॉजीचे अटेंड करताल मुलांनो, तर तुम्हाला सेल्फ स्टडीला कधी वेळ मिळेल? ठीक आहे. आणि एका लगेच DNRP नसतं. DNRP हा कॉन्सेप्ट असा आहे की तुम्हाला ते सेकंड रिव्हिजन साठी टॉपिक झाला की लगेच DNRP नसतं. हा परत प्रश्न विचारायचा नाही. आलं लक्षात? ते तुमच्या म्हणण्यावर नाहीये हे सर आता हे सुरू करा, ते तवा सुरू करा. आलं लक्षात? याचा एक स्पेसिफिक शेड्यूल आहे. एक 4-5 टॉपिक झालेत, मग आपण सुरू करूया. कारण की त्याचा उपयोगच होणार नाही ते लगेच घेतलं. तुम्हाला ते ऑलरेडी माहिती आहे. आलं लक्षात? ऑलरेडी तुम्हाला ते माहिती आहे. मग त्याचं लगेच रिव्हिजन करून उपयोग नाही. तुम्ही तुमच्या लेवलला करा रिव्हिजन. ते थोडंसं विसरल्यासारखं व्हायलंय, त्यावेळेस मग ते DNRP महत्वाचं आहे. अगोदर टॉपिक तर होता, एक टॉपिक झाला नाही की DNRP कधी सुरू होईल. आलं लक्षात? तर त्यामुळं थोडंसं पेशन्स ठेवत चला. हा, थोडासा पेशन्स ठेवत चला. आणि तुमच्या म्हणण्यानुसार हा कोर्स नसतो. हा एक डिझाईन केलेला कोर्स आहे. टीचरच्या डोक्यात बरोबर असतं काय करायचंय, हा ना? ठीक आहे. हा, कसं असतं ना की ते बरेच जण मला ते प्रश्न विचारले, ते सांगतो. DNRP आपण सुरू करूया, पण त्याला एक वेळ असतो, त्याला एक टाइम जाऊ द्या. आणखीन बॅचेस सुरू आहेत आणि तुम्ही DNRP म्हणतात, आणखीन ऍडमिशनच प्रोसेस चालू आहे. मग त्या मुलांचं किती नुकसान होईल? थोडासा विचार करा ना. मला तुमचा एकटाचा विचार करून चालत नसतं. ते महत्वाचं आहे. आणि टॉपिक आज झाला बी नाही, आणखीन एक टॉपिक सुद्धा झाले नाहीत आणि तुम्ही म्हणता DNRP घ्या. तसं नसतं ते. पेशन्स ठेवायचं. 2 वर्ष चालायचं आपल्याला. हा, ह्या गोष्टी शिकवावं लागतात टीचरला, कारण की मुलं माणसंच काही करायला लागले. आलं लक्षात?
So today is the last lecture of digestion and absorption. That is slide number 1. Slide number 1. और हम बात करें दोस्तों, that is a disorder of digestive system. That is disorder of digestive system. Disorder of digestive system. छोटा सा टॉपिक है, that is disorder of digestive system. Now what are the disorder of digestive system? क्या डिसऑर्डर होती है दोस्तों? मीन्स याद रखो, these are the diseases actually जिसमें डाइजेशन अफेक्ट होता है, या फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, इसोफेगस हो, ये सब अफेक्ट होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी पार्ट अफेक्ट होता है। तो दोस्तों एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है, याद रखो, नंबर वन दैट इज अ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये नाम लिखा नहीं है वहां पे, एंटेराइटिस, बट उन्होंने इटिस मींस इन्फ्लामेशन, हमेशा याद रखो इटिस मींस इन्फ्लामेशन, पर उन्होंने यहां पे लिखा है दोस्तों दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट। इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, एलिमेंट मींस डिसीज ऑफ जीआईटी। दोस्तों इट इज एन गैस्ट्रो म्हणजे स्टमक, इंटेरॉन लक्षात ठेवा, गैस्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे मीनिंग ऑफ टर्म गैस्ट्रो का मतलब है दोस्तों स्टमक, और इंटेराइटिस और इंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। प्लीज पे अटेंशन, गैस्ट्रो मींस स्टमक, इंटेरॉन म्हणजे इंटेस्टाइन। सो गैस्ट्रो इंटेराइटिस इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ, दोस्तों, इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ दैट इज स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन टुगेदर, इसे कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इंटेस्टाइन, ओके, इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फक्त स्टमकचं इन्फ्लामेशन असेल तर उसे त्याला म्हणायचं गॅस्ट्रायटिस, आणि फक्त इंटेस्टाइनचं इन्फ्लामेशन असेल तर त्याला म्हणायचं एंटेराइटिस, आणि दोघांचं मिळून असेल तर गॅस्ट्रोएंटेराइटिस। ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस दोस्तों, इट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट, मोस्ट कॉमन, ओके, शब्द बघा काय वापरला, एलिमेंट मीन्स डिसीज। एलिमेंट का मतलब क्या है, डिसीज। मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज अ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। नाउ इट इज कॉज्ड बाय दोस्तों इन्फेक्शन, लाइक इट इज, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या होता है, व्हाट विल बी द कॉज? कॉज काय लक्षात ठेवा, पॉझिटिव्ह एजंट माहित पाहिजे, पॉझिटिव्ह लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन ऑफ, लक्षात ठेवा, इट मे बी कॉज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ दोस्तों, नंबर 1 बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, इट मे बी कॉज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस, और इट मे बी कॉज बिकॉज ऑफ दोस्तों इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट्स। लहानपणी जंत वगैरह झाले असतील बघा आपल्याला, सो ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरल की वजह से इन्फेक्ट होता है। और इसका मेन सिम्टम क्या है, पेन इन एब्डोमेन। मेन सिम्टम क्या है, व्हाट इज सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, मेन, बाकी कुछ भी हो सकता है, पर मेन सिम्टम है दोस्तों, मेन सिम्टम दैट इज पेन इन एब्डोमेन। इन्फ्लामेशन है ना, तो पेन इन एब्डोमेन ये उसका सिम्टम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का। बाकी डायरिया हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अलग अलग। नाउ व्हाट आर द पैरासाइट? सो ये कुछ दोस्तों अलग अलग हेलमिंथ होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के पैरासाइट है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, दैट इज टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म एंड पिनवर्म। 5 टाइपचे पॅरासाइट आहेत, हे अतिशय महत्वाचे, जरा लक्ष द्या, ओके। एक आहे दैट इज अ राउंडवर्म, हे सगळे हेलमिंथ आहेत, राउंडवर्म। फिर दोस्तों टेपवर्म, राउंडवर्म, टेपवर्म, और क्या है, किंवा टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म एंड पिनवर्म। बरं, अगोदर टेपवर्म वर घेऊया। टेपवर्म, वर्म म्हणजे हेलमिंथ से रिलेटेड आहे, प्लॅटी हेलमिंथ असं, अस्की हेलमिंथ असं। राउंडवर्म दैट इज हुकवर्म, हे तिन्हीला तिन्ही आपल्या सिलेबसला आहेत, हुकवर्म, थ्रेडवर्म
थ्रेड वर्म आणि पिन वर्म असे का नाव आहेत. वर्म म्हणजे अळी. वर्म मीन्स स्मॉल ऑर्गॅनिझम, अळी टाईप आहे. ओके, वर्म मीन्स स्मॉल ऑर्गॅनिझम किंवा एक अळी टाईप आहे. वर्म तुम्हाला माहिती आहे, जम वर्म असा शब्द आहे वर्म. आता हे त्यांचे शेप आहेत, राऊंड, हुक, थ्रेड, पिन और टेप. टेप म्हणजे हे टेप सर, मेजरिंग टेप कैसा है, मेजरिंग टेप कैसा होता है, लंबा. तो वैसे होता है दोस्तों टेप वर्म, और इसका नाम है, कोई मुझे बता सकता है टेप वर्म का नाम. ये आपको सिलेबस में थे. ये पैरासाइट है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं. इसमें कुछ भी डेवलप नहीं है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होती है ना कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाईली डेवलप्ड इन पैरासाइट. ओके, टेप वर्म का नाम क्या है, टेप वर्म, टिनिया टेप वर्म. क्या नाम है इसका, टिनिया. काय नाव याचं, टिनिया टेप वर्म. सिलेबस मध्ये आहे. राउंड वर्म, लक्ष ठेवा, राउंड वर्म दोस्तों क्या है, राउंड वर्म. एस्केरियाज राउंड वर्म, एस्केरियाज राउंड वर्म. एस्केरियाज लंब्रिकॉइड्स म्हणतात. टिनिया सोलियम, एस्केरियाज लंब्रिकॉइड्स. हुकवर्म, टिनिया सोलियम. आता नाव बघा कसे आहेत, टिनिया सोलियम, एस्केरियाज लंब्रिकॉइड्स, लंब्रिकॉइड्स. हुकवर्म, ओके, अनकायलोस्टोमा. काही लोक याला अनसायक्लो वाटतात, गलत. अनकायलोस्टोमा, अनकायलोस्टोमा नाव काय ह्याचं, अनकायलोस्टोमा. डिओडेनली मीन्स डिओडेनमला अफेक्ट करतात, डिओडेनली, अनकायलोस्टोमा डिओडेनली. थ्रेड वर्म, स्ट्रँगोलॉइड स्टर्कोरॅरिस. लक्षात ठेवा, काय नाव याचं, स्ट्रॉन्गिलॉइड, 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 स्ट्रॉन्गिलॉइड्स, स्ट्रॉन्गिलॉइड्स स्टर्कोरॅलिस नाव बघा हे. आणि पिनवर्म म्हणजे एंटेरोबिलस, दॅट इज एंटेरोबिलस वर्मिक्युलॅरिस, एंटेरोबियस वर्मिक्युलॅरिस, दॅट इज अ पिनवर्म. एंटेरोबियस वर्मिक्युलॅरिस, एंटेरोबियस. एमबीबीएस थर्ड इयरला हे सगळे वर्मिक्युलॅरिस आणि सेकंड इयरला पण आहे. बरं, हे नाव लक्षात ठेवा, टेपवर्म, राऊंडवर्म, हुकवर्म, थ्रेडवर्म, पिनवर्म. ज्यावेळेस आपण पहिल्या वेळेस हे नाव असतो असं कपाळावर आठे यायला, डोंट वरी. याला 2 वर्षात जरी तुम्ही एकदा हाक मारली दर महिन्याला 24 वेळेस, तर हे लक्षात राहील. टिनिया टेपवर्म, एस्केरिस राउंडवर्म, अनकायलोस्टोमा हुकवर्म, स्ट्रॉन्गिलॉइड्स स्टर्कोरॅलिस, थ्रेडवर्म and enterobius, that is pinworm. These are the parasite and they causes दोस्तों gastroenteritis. क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ये आने के चांसेस बहुत कम है, पर ये आएगा कि gastroenteritis और inflammation of intestine is caused by bacteria, viruses, parasite, all of the above. Answer is all of the above. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर है. ठीक है, आंसर ऑल ऑफ द अबव, याद रखो. आज के हेलमिंथ, और ये सब हेलमिंथ है दोस्तों, ये सब हेलमिंथ है. कौन घेता है स्क्रीनशॉट आज कौन घेता है स्क्रीनशॉट. ओके डन, ओके ठीक आहे. कोण घेतं, अभिजितनं घेतलेत ना, विधीनं घेतलेत, याच्या अगोदर सानिका शिंदे. ठीक आहे, चला मॅडम नंबर देऊन पाठवा व्यवस्थित. हा चलो घ्या एक स्क्रीनशॉट, सानिका मॅडम. ठीक है, डन झालं, टेकन, ओके डन, सानिका मैडम डन. तो ये हो गया है दोस्तों गैस्ट्रोएंटेराइटिस. सभी को लगता है कि जॉन्डिस से शुरू करेंगे, नहीं. वहां पे उन्होंने मेंशन किया है द मोस्ट कॉमन एलिमेंट मींस डिसीज ऑफ जीआईटी दोस्तों, वो है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड इट मे बी कॉज्ड बाय बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइटिक इन्फेक्शन. पैरासाइटिक, यहाँ पे डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जंत होता है, दैट इज नथिंग बट द गैस्ट्रोएंटेराइटिस. ओके, अभी बात करते दोस्तों, दूसरा है स्लाइड नंबर 2, दैट इज जॉन्डिस. जॉन्डिस. नाउ ये जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस क्या है दोस्तों. जॉन्डिस में 2 चीजें हैं. एक जॉन्डिस में यहां पे लिखता हूं लीवर इज अफेक्टेड, अकॉर्डिंग टू देम लीवर इज अफेक्टेड. सो अफेक्टेड ऑर्गन इज लीवर, अफेक्टेड ऑर्गन लीवर है. और सिम्टम कहां दिखते दोस्तों, व्हाट इज सिम्टम, ये जॉन्डिस के सिम्टम क्या है,
व्हॉट आर द सिम्पटम ऑफ जॉन्डिस? सिम्पटम म्हणजे पेशंट सांगतो तो, त्याला म्हणायचं सिम्पटम, आणि साइन मीन्स डॉक्टरांना दिसतात ते. सिम्पटम है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा ऑफ आईज अँड स्किन अँड येलो युरिनेशन. 3 सिम्पटम आहेत, लक्षात ठेवा. येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ, 3 ठिकाणचं डिस्कलरेशन होतं. येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ नंबर 1. स्क्लेरा, जे पांढरं दिसायला ना, स्क्लेरा ऑफ आईज, जे पांढरा भाग आहे, ठीक आहे, तो स्क्लेरा आहे. जो पांढरा भाग आहे डोळ्याचा, तुम्हाला माझ्या डोळ्याचा तुम्हाला दॅट इज स्क्लेरा. और जो ब्राउन कलरचा त्याला म्हणायचं आयरिस. सो स्क्लेरा ऑफ आईज येलो बनतात, स्किन येलो बनते. नंबर 3 येलो इज डिस्कलरेशन ऑफ युरिन. हे आहे जॉन्डिस. and jaundice liver is affected means due to hepatitis. Hepatitis means inflammation of liver. कशामुळे होतो जॉन्डिस? इट इज ड्यू टू दोस्तों हेपेटाइटिस. याद रखो कशामुळे होतो जॉन्डिस इज ड्यू टू हेपेटाइटिस मीन्स इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिव्हर. एमसीक्यू, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर. लक्षात ठेवा, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस. ओके, हेपेटाइटिस में जॉन्डिस इज ड्यू टू हेपेटाइटिस. एक कारण है, जॉन्डिस इज ड्यू टू हेपेटाइटिस, is due to hepatitis. This is one cause of jaundice. Okay, hepatitis means inflammation of liver. Now hepatitis 2 टाइप चे आहेत, कधी पण लक्षात ठेवा. हेपेटाइटिस भी 2 टाइप के है. एमसीक्यू, एक एमबीबीएस फायनल इयरला केस असते बघा ही हेपेटाइटिसची मेडिसिन मध्ये. मेडिसिन हेपेटाइटिस दोस्तों, एक है वायरल हेपेटाइटिस विच इज कॉज्ड बाय वायरसेस, उसमें भी जॉन्डिस होता है. और कुछ होता है दोस्तों दैट इज अ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. क्रॉनिक अल्कोहल लेने की वजह से होता है, लिवर खराब होता म्हणतात ना अल्कोहल ना, दैट इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. नाउ तो ये जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है इसके केस होते हैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में. ओके, फाइनल ईयर एमबीबीएस में लक्षात ठेवा 4 सिस्टम आहेत सिलेबसला मेन, म्हणजे प्रॅक्टिकलला. ऍब्डोमिनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्क्युलेटरी सिस्टम एंड सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की केस होती है, लिवर सिरोसिस. ओके, अल्कोहल लिवर डिसीज बोलते हैं. नाउ ये जो वायरल हेपेटाइटिस है दोस्तों, दोनों में भी इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर है और उसका सिम्टम है जॉन्डिस. एक्चुअली यहाँ पे डिसीज दिया है पर जॉन्डिस इज एक्चुअली सिम्टम. पर ये वायरल हेपेटाइटिस में भी 2 टाइप के हैं. एक है दोस्तों ब्लड बोर्न, या फिर मैं वाटर बोर्न बोलता हूं, या फिर ब्लड बोर्न. अमिताभ बच्चन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, ब्लड बोर्न. ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस लक्षात ठेवा, म्हणजे ब्लड मधनं हे पसरतात. आणि दुसरं असतात वॉटर बॉर्न हेपेटाइटिस, म्हणजे हे दूषित पाण्यापासून पसरतात. वॉटर बॉर्न हेपेटाइटिस हा प्रश्न आला तर बऱ्याच जणांची विकेट जाऊ शकते. हेपेटाइटिसचे अलग अलग प्रकार आहेत, ए बी सी डी ई. ए बी सी डी ई, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई. तो दोस्तों ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस असतात, दैट इज हेपेटाइटिस बी सी डी, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी. हेपेटाइटिस बी सी डी हे ब्लड बोर्न आहे. बी वर लक्षात ठेवा, बी फॉर ब्लड बोर्न, बी फॉर हेपेटाइटिस बी फॉर ब्लड बोर्न. वॉटर बोर्न मध्ये 2 आहेत, हेपेटाइटिस ए आणि ई, आणि हेपेटाइटिस ए आणि ई. दिस आर द वॉटर बोर्न. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अल्कोहल हेपेटाइटिस ड्यू टू दोस्तों ड्यू टू chronic consumption of alcohol, due to chronic consumption. Chronic means बहुत सालों तक, chronic consumption of alcohols or consumption of alcohols for chronic consumption of alcohol for many years, for many years इनमें हो सकता है, that is alcoholic hepatitis. तो दोस्तों ये हेपेटाइटिस से जॉन्डिस होता कैसे है? How that jaundice is caused because of hepatitis देख लेंगे. बेसिक चीजें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होना चाहिए. ये क्लियर है? सानिका शिंदे, ओके. सानिका मॅडम बोला, घेतलं का स्क्रीनशॉट टेकन म्हणून सांगा. ओके ओके, टंग के नीचे नौरो येलो नहीं होते एक्चुअली. ओके, क्लियर है? टंग येलो हो जाएगी, खास करके स्क्लेरा ऑफ आईज. टंग ज्यादा नहीं पर स्क्लेरा येलो हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है. पूछते हैं आईज का कौन सा पार्ट येलो होता है, कंजंक्टिवा या स्क्लेरा? स्क्लेरा, जो व्हाइट पार्ट है वो है स्क्लेरा. नो, आपको ना बेसिक चीजें पता होना चाहिए.
एग्जैक्टली क्या है आपको पता है? व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? कभी सुना है आपने ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी का स्मशान भूमि कौन सा है? व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? याद रखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं, दैट इज बात करेंगे, दैट इज एक टॉपिक है, बेस समझ लेंगे ये। स्लाइड नंबर 3, दैट इज कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। एक बेस समझ लेंगे। यू ऑल नो दैट हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड प्रोटीन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर्ड प्रोटीन है दोस्तों, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आप सबको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। इट इज एन रेड कलर्ड प्रोटीन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। इज दैट ओके? ओके। और ये जो है ग्रेवयार्ड मींस, उसका ब्रेकडाउन क्या होता है दोस्तों? जब भी आरबीसी जो है ना, हमारे रेड ब्लड सेल, आरबीसी और रेड ब्लड सेल, उसका लाइफ स्पैन है 120 डेज। एमसीक्यू, लाइफ स्पॅन ऑफ आरबीसी इन अडल्ट, ह्यूमन अडल्ट, असं बोललो की लगेच लिहायचं 120 डेज, 120 दिन के बाद उनकी डेथ होती है। पर कहां पे होती है दोस्तों? उनकी डेथ होती है स्प्लीन में। उनकी डेथ कहां पे होती है? आरबीसी की स्प्लीन में होती है। मान लो दोस्तों ये है स्प्लीन, ये कौन सा ऑर्गन है? ये है स्प्लीन। समझ लो इस बात को, कौन सा ऑर्गन है ये है स्प्लीन, ये है स्प्लीन। ऐसे बनाता हूं मैं डायग्राम, ये है स्प्लीन। नाउ स्प्लीन में दोस्तों, स्प्लीन में जो आरबीसी है, मान लो रेड ब्लड सेल, आरबीसी का क्या होता है दोस्तों? डेथ हो जाएगी, आरबीसी की डेथ हो जाती, उसे कहते हैं हीमोलिसिस। हीमोलिसिस और ब्रेकडाउन हो जाएगा आरबीसी का, डेथ होती है। तो आरबीसी में होता है दोस्तों, आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है आरबीसी के, यहाँ पे डेथ हो जाएगी आरबीसी की। और यहाँ पे दोस्तों आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। जस्ट वेट, रेड ब्लड सेल आरबीसी, उनकी डेथ होती है तो उनमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है दोस्तों हीमोग्लोबिन। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें एक हीम और ग्लोबिन, ऐसे दो, एक मेन प्रोटीन है ग्लोबिन, ग्लोबिन नाम का मेन प्रोटीन है, और एक हीम नाम का ग्रुप होता है, तो उसमें ब्रेकडाउन होता है दोस्तों। तो ये ऐसा होता है, दैट इज हीम अलग हो जाएगा, हीम, और फिर ये ग्लोबिन अलग हो जाता है। हीम और ग्लोबिन एक दिन इतने साथ साथ रहे हैं 20 दिन से, 120 दिन से, अभी वो अलग हो रहे हैं, हीम और ग्लोबिन। ना इस हीम से दोस्तों, इस हीम से, ये जो हीम है, इससे कुछ एंजाइम होते हैं, हीम ऑक्सीजनेज एंड ऑल दैट, वो नहीं जाऊंगा, बनता है बिलीवर्डिन। क्या बनेगा? बिलीवर्डिन। और फिर बिलीवर्डिन से दोस्तों बनता है बिलीरुबिन। क्या बनेगा? बिलीरुबिन। ये येलो कलर्ड पिगमेंट है बिलीरुबिन। ये जो दो पिगमेंट बनते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, अभी ये बिना काम के, कुछ भी काम के नहीं, इन्हें बाहर फेंकना है। ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये है दोस्तों, इसलिए स्प्लीन में आरबीसी की डेथ होती है, इसलिए कहा जाता है उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन, एमसीक्यू, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एमसीक्यू टॉपिक, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, स्मशान भूमि। ग्रेवयार्ड म्हणजे काय? स्मशान भूमि। नव ये जो बिलीरुबिन बना है, नव ये जो बिलीरुबिन बना है, इस बिलीरुबिन को कहा जाता है? ये बिलीरुबिन वाया ब्लड इट गोज टू दोस्तों लीवर। प्लीज पे अटेंशन, ये चला जाता है लीवर में, ये चला जाता है लीवर में, ठीक है, ये लीवर में चला जाता है दोस्तों। और ये लीवर में जाने के बाद ये जो बिलीरुबिन है वाया ब्लड, ओके, वाया ब्लड वेसल इट गोज टू द लीवर, और ये लीवर में जाने के बाद इस बिलीरुबिन से, और वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों आते हैं, पर खास करके बिलीरुबिन जो ज्यादा काम का है, इसका दोस्तों कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन ऑकरिंग, कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन मींस, कॉन्जुगेशन मींस किसी दूसरे कंपाउंड के साथ ये जुड़ जाता है, बिलीरुबिन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है, और फिर उसे बाहर फेंका जाता है दोस्तों। बाइल तो आपको पता है, बाइल, सपोज मान लो ये हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट, यहाँ पे कहीं तो भी मैंने बना ली है सिस्टिक डक्ट, यहाँ पे मैंने कहीं तो भी बना लिया है दोस्तों गॉल ब्लैडर, और फिर ये कॉमन बाइल डक्ट एंड ऑल दैट, ये सब है। मान लो कि ये है जीबी, दैट इज अ गॉल ब्लैडर। ये बाइल के द्वारा ये इधर आते हैं। अभी थोड़ा सा मैं डायरेक्टली इधर क्या करूंगा, वो हेपेटिक डक्ट वो नहीं दिखाऊंगा। सो दोस्तों मान लो ये क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज, एंड मान लो
दोस्तों ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज दिस? ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर है दोस्तों, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या है? अपना लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन सुनो अब यहाँ, फिर है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ ये है अपना गॉल ब्लैडर। तो ये बाइल तो यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो फिर इसका ये कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है, ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फिर यहां से इधर जाएगा और फिर इधर से इधर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसको बाहर फेंकना है। बट कुछ जो पार्ट होता है दोस्तों, जो बाहर यहां से क्या आएगा, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज एन लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखो, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये बिलिरुबिन बाहर नहीं जाता, फिर उसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है दोस्तों। और जो लार्ज इंटेस्टाइन से ये है एनस, इससे जो सब्सटेंस बाहर निकलता है इसका नाम है स्टर्कोबिलिन। क्या नाम है? स्टर्कोबिलिन। एंड दिस स्टर्कोबिलिन प्रोवाइड अ येलो कलर टू द फीकल मैटर। येलो कलर टू द फीकल मैटर इज बिकॉज ऑफ स्टर्कोबिलिन दोस्तों। दैट येलो कलर ऑफ फीकल मैटर इज बिकॉज ऑफ स्टर्कोबिलिन। कलर ऑफ फीकल मैटर किसकी वजह से है? ये स्टर्कोबिलिन की वजह से। ओके, ड्यू टू दोस्तों येलो कलर इज ड्यू टू दैट स्टर्कोबिलिन। इज दैट क्लियर? फिर दोस्तों और कुछ बिलिरुबिन, याद रखो, कुछ बिलिरुबिन कन्वर्ट होता अलग वापस। हाँ, अलग का। ओके, डन। सो दोस्तों ये स्टर्कोबिलिन बाहर आया है और यहां से यूरोबिलिनोजन जाता है। ये क्या है? किडनी। यूरोबिलिनोजन जाता है इन यूरिन, इन यूरिन, इन यूरिन। ये है दोस्तों किडनी। एक अलग से दिखाया मैंने, ऐसा नहीं कि यहाँ पे होती है, तो थोड़ी नीचे होती है। यहाँ से यूरोबिलिनोजन जाएगा यूरिन में और स्टर्कोबिलिन इन फीकल मैटर। ये ऐसा होता है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। और ये ऐसा एक्सक्रिएट होता है बिलिरुबिन। ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, इसका कुछ काम नहीं है। ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है दोस्तों, इसका कुछ काम नहीं है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। नाउ बट ये यूरोबिलिनोजन फिर एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, दैट इज, उसका नाम है यूरोक्रोम। अब ये जो यूरोक्रोम है, लक्षात इट प्रोवाइड येलो कलर टू यूरिन, प्रोवाइड येलो कलर टू यूरिन। यूरिन का येलो कलर ये यूरोक्रोम की वजह से, जो यूरोबिलिनोजन से बना है। यूरो मींस द यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी दोस्तों, यूरोलॉजी। याद रखो। सो यूरो, दिस टर्म इज रिलेटेड विद द किडनी। तो यूरोक्रोम प्रोवाइड येलो कलर टू द यूरिन एंड स्टर्कोबिलिन प्रोवाइड येलो कलर of fecal matter. Okay, is due to स्टर्कोबिलिन। तो ये है बिलिरुबिन का कॉन्सेप्ट। सर इसमें जॉन्डिस कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं जॉन्डिस कैसे होता है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ओके, बट जॉन्डिस कैसे होता है? नाउ प्लीज पे अटेंशन। ओके, एक द क्वेश्चन ये हो गया। बर, तसं होईल बेटा सृष्टी, तू म्हणशील तसं पण करता येईल आपल्याला। ते ब्लड मधूनच फिल्टर होऊन किडनी मधून जायला पाहिजे, है ना? कशाला त्याला तिकडे जायला पाहिजे लिव्हरला? आपल्याला कॉन्सेप्ट माहित नाहीत ना, थोडंसं ऐकून घ्यावं, है ना? एक जे चालू आहे ना स्टोरी, ते एकदा ऐकून घ्यावी आणि मग तुमचे क्वेश्चन करावे, है ना? तुम्ही स्टोरी ऐकून घ्यावी आणि मग तुमचे प्रश्न विचारावे। असं तुम्हाला सुचतंय काहीतरी, मग तुम्ही डाऊट सेशनला तुम्ही गायब होऊन जाता लोक कुठेतरी।
आणि लेक्चर चालू असताना तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारता, म्हणजे मी काय सांगवलंय ह्याच्यावर लक्ष नाहीये तुमचं, तुम्ही ते विचार केलाय छान आहे, पण सांगतो ना त्यामागचं पण कारण आहे. तसं डायरेक्ट बिलिरुबिन बाहेर फेकता येत नाही. तुम्ही ते प्रश्न तुमच्या डाऊट सेशनला विचारा ना. आलं लक्षात? डाऊट सेशन मध्ये तुम्ही विचारा, हे स्टोरी तर ऐका अगोदर. तुम्ही डायरेक्ट बिलिरुबिन इथनं बाहेर फेकू शकत नाही. आलं लक्षात? त्याला कॉन्ज्युगेशन करणं गरजेचं आहे. आता हे आहे लिव्हर, त्याच्यामुळं ना कठीण आहे सगळं. तुम्ही प्रश्न विचारा, तुमच्या प्रश्नाला मी घाबरत नाहीये किंवा नाहीये, पण काय आहे ना, एक हे आहे काय, हे प्रश्न एवढा कॉन्सेप्ट झाल्याच्या नंतर मी प्रश्न विचारला, तुम्हाला काय डाऊट आहे का, मग तुम्ही तो विचारा. ठीक आहे? तुम्ही एकदा नाही, दोनदा नाही, तीनदा तोच प्रश्न विचारताय. ठीक आहे? ठीक आहे. मग काय होतं की हा मेन मुद्दा भटकतो तुमच्या एकट्यामुळं, आणि 200 मुलं आहेत लेक्चरमध्ये, त्याचा थोडंसं भान ठेवा. आणि मग नंतर तुम्ही एवढं एकदा झालं एक्सप्लेन करून की मग तुम्ही मला विचारा की सर अरे इथून तर ह्या ब्लड मधून डायरेक्ट किडनीमध्ये का बरं जात नाही, कारण की ते डायरेक्ट कॉन्ज्युगेशन शिवाय एक्सक्रिएट होऊ शकत नाही. कॉन्ज्युगेशन म्हणजे काय की दुसऱ्या कुठल्या तरी कंपाऊंड सोबत त्याची बॉन्डिंग, ते गरजेचं आहे, तरच तेव्हा ते एक्सक्रिएट होतं. परत पुन्हा ते स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये, लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जातं, परत पुन्हा त्याच्यामध्ये आणखीन त्या बिलिरुबिन मध्ये स्टर्कोबिलिन, युरोबिलिन असे वेगवेगळे कंपाऊंड बनतात. ते बिलिरुबिन मेटाबॉलिझम झाला. पण इन शॉर्ट मध्ये सांगतो, आता नीट लक्ष द्या पहिल्यापासून. आपल्याला लिव्हर मध्ये जॉन्डिस कसा होतो, लिव्हर अफेक्ट झाल्यानंतर, हे मी शिकवणार आहे तुम्हाला. बेसिक है। स्प्लीन में नेचुरली देयर इज आरबीसी का लाइफ स्पैन दोस्तों 120 डेज का है। आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है, आरबीसी ओके लाइफ स्पैन, ये भी एक एमसीक्यू है, 120 डेज है। और दोस्तों फिर वो कहाँ जाते हैं कि वो जाते हैं स्प्लीन में, और स्प्लीन में उनका ब्रेकडाउन होता है, और फिर उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और ये दो चीजों से बना होता है, एक हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ग्लोबिन चेन है, प्रोटीन चेन है ग्लोबिन, वो फिर वापस यूज किया जाता है हीमोग्लोबिन बनाने में। पर हीम का ब्रेकडाउन होता है अलग अलग एंजाइम में, बिलीवर्डिन ओके बिलीवर्डिन और दोस्तों बिलीरुबिन में। ये जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, ये दोनों आ जाते हैं कहाँ पे, लीवर में। और लीवर में बिलीरुबिन का होता है, ये जो है दोस्तों ये तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, बट लीवर में आके उसका होता है कॉन्जुगेशन, और फिर लीवर से वो इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से बाहर किए जाते हैं, और कुछ बिलीरुबिन लीवर से ठीक बाद में किडनी में जाता है ब्लड के द्वारा, और वो यूरोबिलिनोजन करके एक्सक्रीट होता है, उसमें से एक सब्सटेंस बनता है दैट इज अ यूरोक्रोम दैट प्रोवाइड येलो कलर टू द यूरिन। और ये फीकल मैटर में स्टर्कोबिलिन नाम का एक सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड येलो कलर टू फीकल मैटर। प्रॉब्लम अगर लीवर ने काम करना बंद कर दिया, अगर लीवर ने काम करना बंद कर दिया, याद रखो, तो ये जो बिलिरुबिन है ब्लड में उसकी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये जो बिलिरुबिन है ब्लड में उसकी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ती है, और इसकी ब्लड में लेवल बढ़ने के कारण दैट बिलिरुबिन लव इलास्टिक टिश्यू, वो इलास्टिक टिश्यू के तरफ उसकी एफिनिटी ज्यादा है। तो जो इलास्टिक टिश्यू कहाँ पे, स्क्लेरा में है, आईबॉल के पीछे, वहां पे स्किन के नीचे है दोस्तों। और नॉर्मली बिलिरुबिन नेवर अपीयर इन यूरिन, नॉर्मली बिलिरुबिन यूरिन में नहीं आता है, याद रखो। यूरिन का जो येलो कलर है इट इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, बट अगर एक्सेस हो रहा है बहुत ही ज्यादा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देयर इज अ, तो कुछ थोड़ा फार इसे रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं, तब जाके थोड़ा सा बिलिरुबिन आ सकता है। पर ये बिलिरुबिन आईज में, स्क्लेरा में और स्किन के नीचे जाके डिपॉजिट होता है, एंड इट गिव्स येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज एंड स्क्लेरा। तो ऑर्गन कौन सा अफेक्ट हुआ, ऑर्गन मेनली, ऑर्गन कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आएगा। आईज में प्रॉब्लम है या स्किन में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम, मेन किस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेन किस में है बोलो, लीवर में प्रॉब्लम है। ओके ओके लीवर में प्रॉब्लम है। स्प्लीन लेफ्ट साइड पे लोकेटेड होती है बेटा, स्प्लीन लेफ्ट साइड पे लोकेटेड होती है यहाँ पे, ठीक है। ज्यावेळेस आपला पॅनल येईल ओके, त्यावेळेस मी तुम्हाला सगळं डायजेस्टिव्ह सिस्टम दाखव, कुठं कुठं काय लोकेटेड आहे, व्हिडिओज दाखवते प्रॉपर, ठीक आहे। तर हे आहे लिव्हर, बेसिक कळालं। आणि मग लिव्हर मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर हे पुढचं काहीच होणार नाही, ओके, इट विल स्टॉप। और ये बिलिरुबिन, ये जो ब्लड वेसल है दोस्तों, ये जो ब्लड वेसल है यहाँ पे, याद रखो, ये जो ब्लड वेसल है यहां से फिर वो पूरे ब्लड में जाएगा, और ब्लड में से स्क्लेरा में ऑल दैट। तो ये है कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। जब लिवर अफेक्ट होता है तो दोस्तों तब जाके जॉन्डिस होता है। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है? थोड़ा सा अभी क्लियर है या नहीं? इज दैट क्लियर?
क्लियर है ये स्लाइड? क्लियर है? ओके डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी में से कहाँ आया? ब्लड में से ही किडनी में आया है, पर वो डायरेक्ट बिलिरुबिन नहीं, वो यूरोबिलिन में कन्वर्ट हुआ है। ओके, ये थोड़ा बेसिक है, कुछ अगर डिटेल में आपको नहीं पता चल रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। पर ये तो पता चल रहा है कि स्प्लीन में ब्रेकडाउन होता है और बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन लीवर में होता है, और फिर अगर वो लीवर अफेक्टेड होता है तो होता है दोस्तों जॉन्डिस। तो मैंने कहा कि जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस इज, वहां पे लीवर अफेक्ट होता है, विच इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, विच इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये होता है दोस्तों। फिर है 3 नंबर पे, दैट इज ओमेटिंग, दैट इज ओमेटिंग। ओमेटिंग जो है दोस्तों, ओमेटिंग जो है, इट इज क्या है? रिमूवल ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। ओके, ओमेटिंग क्या होता है दोस्तों? इट इज अ रिमूवल ऑफ स्टमक कंटेंट। स्टमक का जो कंटेंट है वो बाहर आ रहा है, स्टमक का जो कंटेंट है वो बाहर आ रहा है दोस्तों। एक मिनट। ओमेटिंग, इट इज ejection of stomach content, ejection of stomach content, okay, through the mouth, इसे कहते हैं दोस्तों ओमेटिंग। होता क्या है इस ओमेटिंग का? इट इज एन रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, किसी तो भी स्टिमुलस से ये होता है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ओके, इसका जो सेंटर है, center of omitting, its center is located in brain, its center is located in दोस्तों, located in medulla oblongata, MCQ। omitting का सेंटर एक medulla oblongata नाम का, medulla oblongata नाम का ब्रेन में एक पार्ट है, वहां पे लोकेटेड है दोस्तों, medulla oblongata में। ओके, और नॉसिया मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय नॉसिया? नॉसिया म्हणजे लक्षात ठेवा मळमळ, नॉसिया म्हणजे काय? मळमळ। तो नॉसिया प्रिसीड द ओमिटिंग, और फीलिंग ऑफ नॉसिया प्रिसीड्स द ओमिटिंग। ओमिटिंगच्या अगोदर आपल्याला मळमळ व्हायला लागतं। नो प्लीज पे अटेंशन, ये क्या कॉन्सेप्ट है ओमिटिंग? मान लो दोस्तों, सपोज ये है ब्रेन, ओके, ये है ब्रेन, ये होगा मिड ब्रेन, ये पॉन्स है, पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। नाउ ये है ब्रेन, और यहां पे दोस्तों दिस इज एन, ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम। ओके, हे सेरेब्रम असतो लक्षात ठेवा। हा मिड ब्रेन आहे, एमबी म्हणतो मी त्याला, हा पॉन्स व्हेरोला आहे, याला पॉन्स म्हणतात, आणि हा आहे मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ। आणि हा मेडुला ऑब्लोंगेटा मध्ये एक सेंटर आहे, त्याला म्हणायचं ओमेटिंगचं सेंटर आहे, हा आहे मेडुला ऑब्लोंगेटा, which is continuous oblongata, which is continuous as a spinal cord, वो spinal cord as a continue होता है spinal cord। now just wait, होता क्या है कि कुछ अपन जब खाना खाते हैं दोस्तों, जब हम खाना खाएंगे, ओके, मान लो ये है इसोफेगस, ये है इसोफेगस, और ये है स्टमक, ओ सॉरी, इसोफेगस, और ये है दोस्तों स्टमक, ये नीचे है डिओडेनम, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, नीचे है मान लो डिओडेनम, देखते हैं नीचे डिओडेनम है, छोड़ो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ये है स्टमक, ये है स्टमक, ये क्या है? दिस इज द इसोफेगस, ये है इसोफेगस। नॉर्मली ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इट कंट्रोल दी, इट रेगुलेट दोस्तों एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक फ्रॉम इसोफेगस। और मान लो ये है माउथ, व्हाट इज दिस? ये है माउथ। तो कुछ ना, ये है दोस्तों मान लो ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो कुछ ऐसा दोस्तों, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, कोई स्मेल देखो, स्मेल या कोई साइट,
गलत चीजें देख ली है, सपोज काही गोष्टी मुलांना लगेच उलट्या होतात, काय बघितलं घाण गोष्टी बघितल्या की, समजा फॉर एक्झाम्पल बऱ्याच वेळेस मुलांना चक्कर येते किंवा उलट्या होतात. कधी MBBS फर्स्ट इयरला ते अॅनाटॉमीच्या हॉलमध्ये जातात आणि ती बॉडी वगैरे बघून किंवा ते पहिल्या वेळेस बॉडी ओपन केली तर त्यावेळेस उलट्या होऊ शकतात, किंवा स्मेल, पोस्टमॉर्टम रूम मधला स्मेल वगैरे, असा स्मेल वगैरे आला की काय होतं, कुठलंही आहे बिकॉज ऑफ बैड ओडर कुछ भी या कुछ खाने की वजह से, तो दोस्तों ये जो ओमिटिंग सेंटर है, दिस इज एन ओमिटिंग सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगेटा, ये स्टिमुलेट हो जाता है. इसका कनेक्शन सीधा यहां से है. ये जो है दोस्तों यहां से सिग्नल जा सकते हैं और किसी और से भी सिग्नल जा सकते हैं. तो ये जो है ये स्टमक और इसोफेगस और गैस्ट्रोइसोफेगस यहाँ पे उसको कनेक्टेड होता है वेगस नर्व के जरिए. और स्टमक में जो भी कंटेंट है वो ओमिटिंग सेंटर जब भी स्टिमुलेट होगा उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों. तो ये फिर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाता है. ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा. ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर दोस्तों ओपन होता है और जो स्टमक का कंटेंट है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मींस वापस फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस डायरेक्टली, ये फिर कहाँ आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली ये फिर ये माउथ में आ जाएगा और माउथ से ओके माउथ से ये कहाँ जाएगा, बाहर, और हम कहेंगे ओमेटिंग. सो इसका सेंटर है मेडुला ऑब्लंगेटा और उसके पहले होता है नॉसिया, तोंडामध्ये मळमळ होणे, तोंडाला पाणी सुटणे एंड ऑल दैट. और ओमिटिंग का जो सेंटर है जो मेडुला ऑब्लंगेटा, ये अलग अलग कारणों से स्टिमुलेट हो सकता है. खाना गलत खाया हो, या गलत स्मेल आया हो, या गलत कोई चीजें देखी हो. देयर आर सो मेनी कॉजेस टू स्टिमुलेट दिस ओमिटिंग सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगेटा, और इसकी वजह से होता है दोस्तों ओमिटिंग. आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो ये नेचुरली ये उसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और स्टमक का जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज ओमिटिंग. क्लियर है? दिस इज स्लाइड नंबर 4. आता विचारा. क्लियर है? आता विचारा. इज दैट क्लियर? ओके ओके ओके. वही वो थोड़ा सा अलग चीज है कि प्रेगनेंसी के दरमियान ओमिटिंग क्यों होता है, वो थोड़ा अलग चीज है. मैं बोला ना, एक कारण नहीं, देयर आर 100 ऑफ कॉजेस ऑफ ओमिटिंग, 100 ऑफ कॉजेस ऑफ ओमिटिंग. उसकी वो वहां पे भी दोस्तों, वहां पे भी यही मेडुला ऑब्लंगेटा में सेंटर, कुछ ऐसी चीजें होती है बॉडी में, उसकी वजह से मेडुला ऑब्लंगेटा का ओमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है और फिर वो ओमिटिंग शुरू हो जाता है. वहां पे स्टमक कंटेंट जनरली बाहर नहीं आता है. अलग लक्षात? ओके. प्रेगनेंसी में. इज दैट क्लियर? ये बेसिक चीजें हैं. तो ये जॉन्डिस, ओमिटिंग बोलतात ना लोक, उलटी आणि संडास असं झालं म्हणतात, उलट संडास झाला असा शब्द है. तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कंटेंट बाहर आ रहा है, स्टमक का या डिओडेनम का. आंसर इज स्टमक का. सेंटर कहाँ पे है ओमिटिंग का, मेडुला ऑब्लंगेटा में है या स्पॉन्स में है. आंसर इज मेडुला ऑब्लंगेटा में. आंसर कहाँ पे दोस्तों, मेडुला ऑब्लंगेटा में है. ओके ओके. नाउ दोस्तों बात करते हैं डायरिया के बारे में. डायरिया. ओके. डायरिया. नाउ ये जो डिसऑर्डर है डायरिया, डायरिया. नाउ डायरिया मतलब क्या दोस्तों, डायरिया में दो चीजें होती है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर. ओके. दो चीज है, डिफिकेशन की टाइमिंग बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है. ओके. या फिर डायरिया में दो चीजें होगी. डायरिया में दोस्तों दो चीजें होती है. डायरिया में दो चीजें होगी. एक increased frequency of defecation or ejection, increased frequency of defecation due to increased bowel movement. Now what is the concept of bowel movement? मैं समझाता हूं आपको. bowel movement उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ड्यू टू इंक्रीज्ड bowel movement.
ड्यू टू इंक्रीज्ड बॉवेल मूवमेंट। नॉर्मली जो बॉवेल है, लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है बॉवेल। बॉवेल मींस इंटेस्टाइन, एक्चुअली इंटेस्टाइन, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन। खास करके कौन सा इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन मींस बॉवेल। तो दोस्तों नॉर्मली ऐसी फ्रीक्वेंसी है नॉर्मली, ओके। ये धीरे धीरे अगर ये बढ़ गई तो हो जाएगा डायरिया, ओके। ये बढ़ गई तो हो जाएगा डायरिया, और ये बहुत ही स्लो हो गई तो हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इन कोलॉन, कोलॉन में ही रहेगा। तो दोस्तों ये बॉवेल मोमेंटम मींस मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर बढ़ती है, उसका पेरिस्टासिस बढ़ता है तो डायरिया हो जाएगा। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन। दूसरा दोस्तों दैट इज इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंक्रीज लिक्विडिटी म्हणजे पातळ होऊन जाईल ते। इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, नंबर 1। और ये नंबर 2 है इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर या फिर फीकल डिस्चार्ज। ये एक कारण है दोस्तों। दो चीजें होते हैं डायरिया में, ओके। दो मैकेनिज्म है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन बढ़ रही है और लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर बढ़ रही है। कोई भी पेशेंट आता है, जब आप जब एमबीबीएस बनोगे दोस्तों और पीएचसी में जाओगे जॉब करने के लिए किसी भी गांव में, तो 2-3 बारिश के बाद ये बहुत सारे पेशेंट बढ़ते हैं और आपके पास डॉक्टर साहेब पोट बिघडले, त्यांच्या भाषेत पोट बिघडले, काय होते, खूप जास्त वेळ जावं लागतो। तुम्ही त्यांना विचारायचं किती वेळ जावं लागतं, ते सांगतात 3, 4, 5, ओके। पेशंट म्हणला 2दा जावं लागतं तर मल्टिप्लाइड बाय 2, पेशंट म्हणला 4दा जावं लागतं तर मल्टिप्लाइड बाय 2। पेशंट कधीच बरोबर कधी सांगत नाही, काय ऑकवर्ड ज्या गोष्टी असतात त्या लक्षात ठेवा। समजा तुम्ही एक मेडिसिनचे डॉक्टर आहात आणि एक क्रॉनिक अल्कोहोलिक पेशंट तुमच्याकडे आलेला आहे आणि त्याचं लिव्हर वगैरे खराब झालेलं आहे। तुम्ही त्याला विचारलं किती ड्रिंक करता तुम्ही रोज, ते म्हणला की मी समजा 1 बॉटल पित असतो छोटी, ठीक आहे, मल्टिप्लाय बाय 2 तो 2 पित असतो छोटी, आलं लक्षात, मल्टिप्लाय बाय 2। पेशंट म्हणला डिफिकेशनच्या वेळेस काय पेशंट म्हणतात 2दाच होतं, 2दा झालेली त्रास होत नाही, ते 4दा होईल असा त्याचा अर्थ आहे। काय पेशंट म्हणतात लक्षात नाही डॉक्टर साहेब, ओके, इतक्या वेळेस व्हायला लागले। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन या फिर इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, मोर डेंजर कौन सा है? मोर डेंजर कौन सा है? दिस इज दोस्तों, आपको क्या लगता है मोर डेंजर कौन सा होगा? लिक्विडिटी जो इंक्रीज होती है, इट इज मोर डेंजरस, इट इज मोर डेंजरस। ये ज्यादा डेंजरस है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इट इज 2 चीजें होंगी, ओके। इसकी वजह से 2 चीजें होंगी दोस्तों, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और दोस्तों दूसरा होता है दैट इज अ डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और दूसरा होगा दोस्तों डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, और ये बहुत डेंजर हो सकता है। यह है डायरिया, इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट आल्सो। नाउ दूसरा एक इससे मिलता जुलता डिसऑर्डर जिसका नाम है दोस्तों डिसेंट्री। नो, डिसेंट्री क्या होता है? अगर डायरिया को गाली दोगे तो बन जाएगा डिसेंट्री, उसको बोलो ब्लडी डायरिया। ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया का मतलब होता है डिसेंट्री। ब्लडी डायरिया मतलब डिसेंट्री। ब्लडी डायरिया मींस फीकल मैटर में अभी ब्लड भी आ रहा है और म्यूकस। दोस्तों डायरिया होगा या नहीं होगा पता नहीं है, पर डिसेंट्री में क्या है दोस्तों, हर बार डायरिया होगा ही नहीं, कभी कभी नॉर्मल भी फीकल मैटर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक्सेसिव म्यूकस आ जाता है, एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड, म्यूकस एंड ब्लड इन फीकल मैटर, त्याला म्हणायचं त्यावेळेस आजार आहे फीकल मैटर डिसेंट्री। और ये किसकी वजह से होता है मैंने बोला है, इट इज कॉज्ड बाय दोस्तों कोई तो भी है अमीबिया, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ओके। जो डिसेंट्री भी 2 टाइप की है दोस्तों, दैट इज इट इज ड्यू टू कॉज ड्यू टू एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, कॉज ड्यू टू एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एक हे आहे अमीबा है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये डिसीज ये दोस्तों प्रोटोजुआ है, ये एक प्रोटोजुआन है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका व्हिच कॉजेस अमीबिक डिसेंट्री। क्या नाम है उस डिसऑर्डर का? अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, या फिर उसे कहते हैं दोस्तों अमीबियासिस। ये एमसीक्यू है ये सब, अमीबियासिस याद रखो, अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। ब्लडी डायरिया हो गया डिसेंट्री।
पेशेंट आ रहा है, पेशेंट बोल रहा है तो सर क्या हो रहा है कि ना चिकट चिकट होतं टॉयलेटला, चिकट चिकट म्हणजे म्यूकस आणि खून भी दिख रहा है, मतलब अभी ये डायरिया रहा क्या? ये डायरिया नहीं है, उसको ये यामीबा का इन्फेक्शन हुआ इन टाइम हिस्टोलिटिका, तो आपको उसके ड्रग यूज करने पड़ेंगे। ओके, प्रोटोजोल, एंटी प्रोटोजोल जो ड्रग है वो यूज करने पड़ेंगे। और जब डायरिया है और किसी भी कंडीशन में इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट एक ही है, आरएक्स। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरपी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टंट आहे। ओके, याला ORT म्हणतो आपण, काय? ORT, ओरल रिहायड्रेशन थेरपी। जे पाऊच येतात ते पाऊच त्यांना द्यायचं आणि ते जेवढ्या वेळेस होईल टॉयलेटला तेवढ्या वेळेस तितक्या वेळेस ते थोडं 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 प्यायचं असतं, लक्षात ठेवा। त्यामुळे इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स राहतं, ठीक आहे, इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स राहतं। आणि तुमच्याकडे काहीच नाही, तुम्ही कुठेतरी खेड्यामध्ये काम करता, तिथं ORT पण संपलंय तुमच्याकडचं, तर लिंबू, मीठ, पाणी, ओके, आणि थोडस ग्लुकोज हे असं मिक्स करून द्या, ठीक आहे, ते बरोबर ते इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स करायचं, शुगर वगैरे सगळं। दिस इज अन डायरिया, दिस इज अन डायरिया, दो चीजें है, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन, एंड दिस इज अन भल ढल टाइप ऑफ डिसऑर्डर, भल ढल टाइप ऑफ डिसऑर्डर। कॉलरा में डायरिया होता है दोस्तों, कॉलरा में डायरिया होता है, टाइफाइड में डायरिया हो सकता है, टाइफाइड में कॉन्स्टिपेशन भी होता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। कॉलरा में डायरिया होता है, कॉलरा में तो वाटरी राइस स्टूल है। वाटरी राइस स्टूल मतलब क्या? पाणी, तुम्ही कधी तांदूळ भिजवलेत का? आणि तांदूळ भिजवल्याच्या नंतर जे पाणी उरतंय का, तेवढं पातळ स्टूल असतं, तसं पांढरं पण कशामध्ये? लक्षात ठेवा, कॉलरा बहुत डेंजर डिसऑर्डर था, अभी ये कंट्रोल में है। और बहुत सारे अभी भी गांव में जो है दोस्तों, बच्चों लोगों को ये डायरिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, याद रखो, डायरिया इज वेरी डेंजरस डिसऑर्डर, ठीक है, डायरिया डेंजरस डिसऑर्डर है, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट, आई थिंक दिस इज 5। थोडंसं आज कव्हर करूया, मी दुसरे दोन डिसऑर्डर बोलतो, कॉन्स्टिपेशन आणि इंडायजेशन। जाऊ नका कुठं, थोडंसं थांबा आज, ठीक है। नाउ तभी जाके आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में दोनों में समझ आएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ओके, सिक्स नंबर, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। नाउ कॉन्स्टिपेशन क्या है दोस्तों? इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज अ रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इनटू कोलन, इट इज रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर, रिटेन हुआ है, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ fecal matter in colon, fecal matter in colon, matter in colon, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन है, एंड इट इज ड्यू टू इरेगुलर बाउल मूवमेंट। ओके, बाउल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? बाउल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। ओके, इट इज ड्यू टू इरेग्युलर बाउल मूवमेंट। रेग्युलर बाउल मूवमेंट म्हणजे रोज होणं सकाळी डिफिकेशनला, आणि इरेग्युलर म्हणजे आज तर उद्या, उद्या नाही तर परवा, इरेग्युलर बाउल मूवमेंट। डायरिया में क्या हो रहा है? बाउल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डायरिया में ये बाउल मूवमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन में डिक्रीज हो रहे हैं। और ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये बहुत डेंजर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। ओके, ये है कॉन्स्टिपेशन। कितना ही जोर लगा लो, ठीक है, चाहे जितना जोर लगा लो, तो प्रॉब्लम ही आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि बॉवेल की मूवमेंट जो पेरिस्टाल्सिस है वही रुक गया है। तो फिर क्या करते हैं दोस्तों? बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स है, ओके, जो कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं, वो ड्रग्स देते हैं फिर पेशेंट को, ठीक है। और फिर कभी कभी क्या हो जाता है, स्टूल बहुत ही हार्ड बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन। दिस इज व्हेरी कॉमन इन ओल्ड एज पर्सन, आजी आजोबामध्ये हे कॉमन असतं, लक्षात ठेवा, ठीक आहे, आजी आजोबाची काळजी घेत चला लेकरांनो, ते कॉमन असतं त्यांच्यामध्ये हे, आणि ते सांगत पण नाहीत कोणाला, पण त्यांना त्रास होतो, ठीक आहे। ते लॅक्टुलोज नावाचं एक सिरप मिळतं, ते रात्री झोपताना एकदा घेतलं की ते एकदम छान होतं त्यांनी। आणि मग कॉन्स्टिपेशन जर होऊ द्यायचं नसेल, ज्यांना प्रॉब्लेम असेल, त्यांनी फायबर
फायबर रिच फूड जे आहे ते खाल्लं पाहिजे, म्हणजे फ्रुट्स अँड ऑल दॅट. ठीक आहे, हे झालं कॉन्स्टिपेशन. ये है डिफिकल्टी इन डिफिकेशन. ओके, रिटेंशन ऑफ fecal matter in colon, or it is due to irregular bowel movement. It is actually, it is दोस्तों, it is difficulty in defecation. difficulty, okay, in defecation, इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. ओके, बद्धकोष्ठता मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? बद्धकोष्ठता, बद्धकोष्ठता. ओके, बद्धकोष्ठता. बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है. नाउ बहुत सारे पीपल कंफ्यूज होते हैं, दैट इज डिफरेंस, कंफ्यूजन बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन. indigestion. Now what is meant by indigestion or what is meant by constipation? दोस्तों, indigestion means it is incomplete digestion. incomplete digestion lead to दोस्तों, lead to feeling of fullness. काही पेशंट येतात बघा, सर पोट असं टम भरले, गुब्बारा झालाय, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ये इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है दोस्तों. ओके, तो इन दो शब्द है, कैसे याद रखेंगे? कंप्लीट शब्द है, कंप्लीट, और वैसा एक शब्द है दोस्तों, डाइजेशन. अगर कोई चीज कंप्लीट नहीं होती तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट. प्रॉपर नहीं होती तो वो चीज इनकम्प्लीट है, और प्रॉपर अगर डाइजेशन भी नहीं होता तो हम इसे कहते हैं इनडाइजेशन. ऐसे याद रखेंगे, इनडाइजेशन. ये ट्रिक है व्हाट इज मीन बाय इनडाइजेशन याद रखने की. अगर चीज कोई प्रॉपर नहीं हो रही तो हम उस बोलते हैं यार ये तो इनकम्प्लीट है. तो इनकम्प्लीट और डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेशन, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है. ओके, कंप्लीट और कंप्लीट, इनकम्प्लीट, डाइजेशन, इनडाइजेशन. सो इनडाइजेशन क्या है दोस्तों? इट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन है, और हियर डाइजेशन डज नॉट ऑकर प्रॉपरली. यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड जो होगा, डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट ऑकर प्रॉपरली, याला म्हणायचं इनडाइजेशन. ड्यू टू, इसके कारण है. कॉजेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉजेस ऑफ इनडाइजेशन. 5 है दोस्तों. नंबर 1, इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ एंजाइम. एंजाइम ही प्रॉपर नहीं, इतना ही बोलेंगे, रुक जाएंगे अभी. इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन. इनएडिक्वेट मींस अपूरे. इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, नंबर 1. एंजाइम ही नहीं रिलीज हो रहे तो काय का डाइजेशन होगा? नहीं हो जाएगा डाइजेशन. इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, दैट इज वन कॉज ऑफ इनडाइजेशन, याद रखो. फिर दोस्तों, डर है किसी का, एंग्जाइटी, डर, भीती, त्याच्यामुळे सुद्धा कधी कधी कंप्लीट डायजेशन होत नाही, डायजेशन कंप्लीट होत नाही. फिर दोस्तों, दॅट इज फूड पॉइझनिंग झालंय. लक्षात ठेवा, फूड पॉइझनिंग कायम होत असतं, पेपरला न्यूज येतं बघा. ठीक है, विष बाधा झाली, फूड पॉइजनिंग, उससे भी इंडाइजेशन हो सकता है. नंबर 4 दोस्तों, दैट इज ओव्हर इटिंग. लक्षात ठेवा, कोल्हापूरला असताना आमच्या काही लोकल मुलं होते आमच्या कॉलेजला, लोकल, त्यांच्या मित्राच्या बहिणीचं लग्न असायचं, आम्ही तिथं पण जेवायला जायचो. कॉलेजला असल्याच्या नंतर काय, म्हणजे हे प्रत्येक जणच करतात, असं ओळखीचं असेल तर, हे चला रे, म्हणजे सगळं हॉस्टेल नाही पण 2-4 जण ओळखीचे आपापल्या ह्यानी. तर ओव्हर इटिंग, मग तिकडे गेल्याच्या नंतर काय होतं, ओव्हर इटिंग होते लग्नामध्ये वगैरे, आपण माहितीच आपल्याला सगळ्यांना. ते ओव्हर इटिंग, ओके, जस्ट वेट, ओव्हर इटिंग. आणि 5वे, दॅट इज स्पायसी फूड. ते लग्नामध्ये हे दोघांचं पण कॉम्बिनेशन आहे, स्पायसी फूड. ह्या सगळ्यांमुळं इनडायजेशन होऊ शकतं, इनकम्प्लीट डायजेशन होऊ शकतं. तुम्ही ह्याला इनकम्प्लीट इनडायजेशन असं नका वाचू, हे असं वाचा डायरेक्ट. एखादी गोष्ट कंप्लीट नाही झाली तर त्याला म्हणायचं इनकम्प्लीट, एखादी गोष्ट प्रॉपरली डायजेस्ट नाही झाली तर त्याला म्हणायचं इनडायजेशन. असे शब्द येते, हे दोन शब्द आहेत. जसं कंप्लीटच्या अपोजिट इनकम्प्लीट आहे, तसं डायजेशनच्या अपोजिट इनडायजेशन आहे, असा अर्थ आहे त्याचा. आणि त्याचे कारण आहेत, आलं लक्षात. आणि हे कॉन्स्टिपेशन वेगळं, इथं प्रॉपर डायजेशन झालंय
कॉन्स्टिपेशन मध्ये प्रॉपर डायजेशन झालंय, बट जे अनडायजेस्टेड सबस्टन्स आहेत ते बाहेर येणं झाले, दॅट इज कॉन्स्टिपेशन. आणि इथं प्रॉपर डायजेशनच होईना झालंय, दॅट इज इंडायजेशन. फरक कळाला का? यस ऑर नो? दोघांमधला फरक कळाला का? बॉवेल मुवमेंट मीन्स मुवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. व्हाट इज मीन बाय बॉवेल मुवमेंट? बॉवेल मुवमेंट मीन्स दोस्तों, बॉवेल मुवमेंट म्हणजे ओके, बॉवेल मुवमेंट म्हणजे दॅट इज मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और दैट इज पेरिस्टालसिस इन लार्ज इंटेस्टाइन. इसे कहेंगे बॉवेल मूवमेंट, उसे बॉवेल बोलते हैं. ठीक है, बॉवेल और ब्लैडर मूवमेंट होती है दोस्तों. इसकी वजह से यूरिन और डिफिकेशन प्रॉपरली होता है. इज दैट क्लियर? आता तुमचे प्रश्न विचारा. आता तुमचे काय जे कळालं नाही तुम्हाला, तो ये कंप्लीट डिसऑर्डर हो गया दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के. ओके, मूलव्याध वेगळे. बस में वोमिटिंग, वो स्मेल मैं बोला ना, ओके, वहां पे जो सेंटर है उसे कहते हैं मोशन सिकनेस. दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन सिकनेस. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉजेस ऑफ वोमिटिंग. तो जो मोशन में आप चल आते हैं, तो वो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, कोई पर्सन दे आर ससेप्टेबल टू मोशन सिकनेस. तो मोशन में जब आते हैं तो उसकी वजह से वो जो मेडुला का सेंटर है, मेडुला में जो सेंटर है वोमिटिंग सेंटर, वो स्टिमुलेट हो जाता है. और वो जब स्टिमुलेट होता है तो फिर होता है वोमिटिंग. कभी स्मेल, किसी को स्मेल की वजह से वो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा मेडुला का, और फिर हो जाएगा वोमिटिंग. ओके, ये कॉन्सेप्ट है. हाउ कैन वी प्रिवेंट एसिडिटी? एसिडिटी के लिए हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एसिडिटी बेटा. पहले तो उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा. हर एक पर्सन में अलग 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 कॉज होता है. तो कॉज, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अगर रात में ज्यादा रात देर तक आप जग रहे हो, या फिर स्पाइसी फूड खा रहे हो, चाय ज्यादा है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब ज्यादा है, तो एसिडिटी के कारण हो सकते हैं. वो एसिडिटी में क्या होता है, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है वो लूज होके स्टमक कंटेंट कहाँ आ जाता है, इसोफेगस में. तो इसके लिए तो एंटी एसिड ड्रग है, टैबलेट है, पर वो कॉज को नहीं ठीक करते. वो सिर्फ जो उस दिन के लिए एसिडिटी हुई उसे ठीक करते हैं. अगर कॉज को ठीक करना पड़ेगा तो पहले कॉज देखना पड़ेगा कि मुझ में एसिडिटी का क्या कारण है, और उसको ट्रीट करना पड़ेगा. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट डिपेंड होता है. ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सानी का. ठीक है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ये तरी पण 2 डिसऑर्डर राहिले, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बाकी है. ये क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, डन. आता तुमचे प्रश्न. ओके, आता विचारा काय प्रश्न आहेत. मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया प्रिव्हेंट करतं का ऍसिडिटी? करतं, हो करतं ना, ते ऍसिडला न्यूट्रलाइज करतं. व्हाय एक्झॅक्टली डू द मेडुला सेंटर स्टिम्युलेट इफ इट इज रिफ्लेक्शन और ड्यू टू सम स्मेल? आयुष तुझा क्वेश्चन नाही कळला सर. उचक्या लागण्याच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमचा काही हात आहे का? उचक्या लागणं म्हणजे हे रेस्पिरेटरी सिस्टमचा पार्ट. खरं तर हिकअप म्हणतात त्याला. एक डायफ्राम नावाचं इथे एक मसल आहे विच डिवाइड थोरॅसिक कॅव्हिटी अँड ॲब्डोमिनल कॅव्हिटीच्या मध्ये एक डायफ्राम आहे. आणि ते स्टिम्युलेट झालं की लक्षात ठेवा, ते स्टिम्युलेट झाल्याच्या नंतर इथं उचक्या लागायला लागतात. हिकअप म्हणतात त्याला, मी सांगेल ना तुम्हाला. ओके, तिथल्या डायफ्राम ते इरिटेट होतं आणि उचक्या लागायला लागतात. कॉन्जुगेशन मीन्स दैट इज कॉन्जुगेशन मीन्स दो चीजें एक जगह पे आना. ये दो पेन है एक जगह पे आ गए, उनका हो गया कॉन्जुगेशन. आघाडी मराठी भाषेत, आघाडी. आघाडी, महाविकास आघाडी सरकार हे कॉन्जुगेटेड गव्हर्नमेंट आहे. 3 पार्ट एकत्र येऊन बनलेला गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. तो बिलिरुबिन अकेला बाहर नहीं जाता है, दूसरे कुछ एसिड होते हैं उनके साथ वो अटैच होता है, तब जाके बाहर जा सकता है. फीसेस मीन्स अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड. अनडायजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड जो टॉयलेटला होतं दॅट इज फिशेस. सो स्प्लीन काय है? स्प्लीन इज एन ऑर्गन है दोस्तों. एक ऑर्गन होता है लेफ्ट साइड में, ओके, एब्डोमिनल कैविटी के स्टमक के नीचे. स्प्लीन, वहां पे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है. वो एक लिम्फॉइड ऑर्गन है. स्प्लीन इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन. उसमें लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. तो ये लेफ्ट साइड में ऑर्गन होता है स्टमक के नीचे. Sir, why exactly medulla center stimulate the, what is exactly reason? What is the relationship between smell site?
ब्लड ब्लड में है ना दोस्तों, स्मेल जो है ना, स्मेल, तो याद रखो कुछ नर इम्पल्स होते हैं. वाय देर इज अ रिलेशनशिप, की तुम्हाला चिंचेचं नाव जरी ऐकलं आणि बघितलं तरी पण तुमच्या तोंडाला पाणी येतं. चिंचेला बघितलं तुम्ही, कोणीतरी चिंच खायला लागले तरी तुमच्या तोंडाला पाणी येतं. काय रिलेशन आहे? बघून काय कुठं आहे का कनेक्शन आहे का कुठं? पण तरी पण नुसतं बघितलं चिंचेला, ठीक आहे, कोणीतरी खायला, तरी आता नुसतं चिंच चिंच म्हणलं मी तरी तुमच्या तोंडाला पाणी येईल. का असतं की जो ब्रेन आहे बघा ना, मग काय कनेक्शन आहे की वायरलेस कनेक्शन आहे सगळं. तसं ते तर ते झालं, पण स्मेलमध्ये पण ते सिग्नल जात असतात. लक्षात घ्या, सिग्नल असतात. तुम्ही बघा ना, एखादी गोष्ट चांगली तुम्ही बघितली की तुम्हाला बेटर फील करायला लागतं, एकदम बढिया. काय सिग्नल आहेत? त्या गोष्टीकडनं वायर थोडं तुमच्या ब्रेन मध्ये कनेक्टेड आहेत नाही, पण असं काही, देयर आर सर्टेन केमिकल्स बिहाइंड दैट, देयर इज अ केमिस्ट्री दोस्तों. कुछ वो चीज देखने की वजह से, उसका स्मेल सूंघने की वजह से कुछ केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, और दैट केमिकल स्टिमुलेट द पर्टिकुलर थिंग्स. जैसे कि ये वोमिटिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट है. ओके, हाँ. जर वाउ वोमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स मीन्स कोई तो भी दूसरी एक्शन हुई है उसको रिस्पॉन्स है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स. कोई तो भी एक दूसरी एक्शन हुई है और उसे कहते हैं रिफ्लेक्स. क्या होता है? रिफ्लेक्स मीन्स पहले कोई तो भी एक्शन होती है और उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन है, दैट इज रिफ्लेक्स. हमेशा याद रखो. ठीक आहे, मी जर हॉट ऑब्जेक्टला टच केलंय, चुकून माझा हात लागलाय, तर रिफ्लेक्स काय? सडनली आय विथड्रॉ माय हँड. दॅट इज अ रिफ्लेक्स ऍक्च्युअली. ठीक आहे, दॅट इज रिफ्लेक्स. तुम्ही जर तुम्ही करून बघा. ठीक आहे, तुमच्या आईच्या किंवा वडिलाच्या किंवा छोट्या लहान भावाच्या चेहऱ्यासमोर असा हात लाय, ते लगेच डोळे झाकतील. दॅट इज रिफ्लेक्स. कुठल्या तरी ऍक्शनला त्यांनी रिस्पॉन्स दाखवला. तसंच काहीतरी गोष्टी घडायला लागल्यात बॉडीमध्ये, त्यामुळे ते रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे. ठीक आहे, स्मेल आलाय किंवा साईट आहे किंवा काहीतरी प्रॉपर फूड नाहीये, मग त्याला ते वॉमिटिंग रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे. इंडायजेशन, अँझायटी कॉजेस इंडायजेशन. भीतीपोटी प्रॉपर भीती आहे ना, लक्षात ठेवा. भीती खाली की काय होतं की एवढं प्रेशर येतं की प्रॉपर ते नर्वस सिस्टीमवर त्याचा अफेक्ट होतो आणि प्रॉपर डायजेस्टिव्ह ज्यूसच रिलीज होत नाही बॉडीमध्ये. आणि डायजेस्टिव्ह ज्यूस रिलीज नाही झाला की प्रॉपर एन्झाईम रिलीज होत नाही, म्हणून इंडायजेशन होतं भीतीपोटी. आलं लक्षात? भीतीपोटी काय काय घडू शकतं, आलं लक्षात? हे अँझायटी आहे, प्रॉपर पचत नाही अन्न त्याच्यामुळं. ठीक आहे, डिफरन्स बिटवीन सिम्पटम अँड साईन. डॉक्टरला आपण जे सांगतो, मला सर ताप आलाय, मला खोकलाय, मला सर्दी, हे झाले सिम्पटम. आणि डॉक्टर जे बघतो ना, जीभ दाखवा, हे ते असतात साईन, त्याच्या फाइंडिंग असतात त्या, जे आपल्याला एवढ्या माहित नसतात. दीज आर द डॉक्टर्स फाइंडिंग, उसे कहते साईन. सर जेव्हा व्हाईट युरिन होतं, म्हणून मग काय होतं, व्हाईट युरिन होतं म्हणजे त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा की आपण खूप जास्त पाणी पित आहोत. ठीक आहे, आणि युरोक्रोमचं प्रमाण तेवढं नाहीये. प्रत्येक वेळेस लक्षात ठेवा, येलो कलरचं युरिन आहे म्हणजे बिलिरुबिनच आलंय असं नाही. तो युरोक्रोममुळे तो येलो कलर, पण खूप जास्त पाणी पित असताल तर तो युरोक्रोम एवढा जास्त नसतो, तो डायल्यूट होतो, त्यामुळे ते एवढं युरिन जाणवत नाही. आलं लक्षात? किंवा त्याचा कलर तेवढा येलो होत नाही. सर प्लीज रिपीट द रोल ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रोलाइट व्हाइल डायरिया. समृद्धी भूमि बेटा, इलेक्ट्रोलाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. दैट इज सोडियम, पोटेशियम, सब अलग अलग काम होता है उसका, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ऑल दैट, और वो लॉस्ट हो जाते हैं. वो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे होते हैं? वाटर में. और जब डायरिया होता है तो बॉडी से वाटर बाहर जा रहा है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर जा रहे हैं ना. और इलेक्ट्रोलाइट, हर एक इलेक्ट्रोलाइट का हमारे बॉडी में अलग अलग रोल है. सोडियम का एक रोल है, पोटेशियम का एक रोल है, क्लोरीन का एक रोल है. तो अगर ये बैलेंस फिर बिगड़ जाता है अंदर का, और वो मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ते हैं. ओके, ये है. सो मोटार न्यूरॉन कंट्रोल करतात का रिफ्लेक्स ऍक्शन? मोटार सेन्सरी दोन्ही पण असतात. कॅन एक्सेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्रग लीड टू डायरिया और लूज मोशन? हो सकता है कभी कभी. एक्सेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स, एंटी कॉन्स्टिपेशन म्हणता येईल तुम्हाला, कभी कभी हो सकता है. व्हाई डज वी बर्फ क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी जो स्टमक में जो एयर है वो बाहर आती है वाया इसोफेगस. स्टमक में जो एयर हुई है दोस्तों, इसोफेगस से वो बाहर आ जाती है, त्यामुळे ढेकर यायला लागतो. ठीक आहे सर, इंडायजेशनचे सिम्पटम काय आहेत? इंडायजेशनचे सिम्पटम फिलिंग ऑफ फुलनेस, असं पोट फुल झाल्यासारखं वाटतंय आणि प्रॉपर हे होत नाही, फिलिंग ऑफ फुलनेस आहे, असं टम झाल्यासारखं वाटतं पोट. ओके, गुब्बारा भरला म्हणतो ना आपण, त्या टाईप मध्ये.
ट्रीटमेंट ऑफ इंडायजेशन काय आहे? ट्रीटमेंट ऑफ इंडायजेशन हे जे आहे, इंडायजेशन हे प्रत्येक वेळेसच होईल असं नाही, हे कारण बंद करायचे. कुठल्याही गोष्टीचं ट्रीटमेंट त्याचा पॉझिटिव्ह एजंट ट्रीट करायचा असतो. कधी ड्रग्ज वगैरे लिहिताना विचार करायचा आपण मुळापासून त्याचं उच्चाटन करायला का वर आहे. आलं लक्षात? ते कारण काय आहे इंडायजेशनचं ते कमी करायचं. जर रिफ्लेक्स ऍक्शन, इन्व्हॉल्युंटरी ऍक्शन असतात का? हो, रिफ्लेक्स ऍक्शन इन्व्हॉल्युंटरी ऍक्शनच आहेत ना बऱ्यापैकी. ओमिटिंग जे आहे हे इन्व्हॉल्युंटरीच आहे, तुमच्या हातात नाहीये. तुम्ही म्हणता सर माझ्या हातात आहे, पण ते तुम्ही त्याला स्टिम्युलेटच करायला आ करून, ठीक आहे. पण नॅचरली ज्यावेळेस ओमिटिंग होतं तुम्ही रोखू शकत नाही त्याला, ते व्हायचं असेल तर होतच. इनएडिक्वेट एन्झाइम सिक्रेशन म्हणजे अजय बेटा, इनएडिक्वेट एंजाइम, इनएडिक्वेट म्हणजे अपूरा, मराठीमध्ये अपूरा. तो एंजाइम ही नहीं सीक्रेट हो गए दोस्तों, तो फिर डाइजेशन कैसे हो जाएगा? मीन्स कुछ ही एंजाइम रिलीज हो रहे, कुछ नहीं हो रहे रिलीज, तो डाइजेशन भी कुछ ही सब्सटेंस का होगा, कुछ सब्सटेंस का डाइजेशन नहीं होगा. सो इनएडिक्वेट मीन्स अपुरा, कमी प्रमाणात एंजाइम रिलीज होईल. सर जेव्हा बीटर रूट खातो तेव्हा युरिनचा कलर रेड होतो, का बरं? कारण त्याच्यामधलं जे पिगमेंट आहे ते एक्सक्रीट होतं, त्याच्यामध्ये रेड कलरचं पिगमेंट आहेत, त्यामुळे ते एक्सक्रीट होत असतात. आपल्या बॉडीमध्ये जे बिनकामाचे सब्सटन्स आहेत नाही, आयदर दे आर रिलीज्ड थ्रू द फीकल मैटर और थ्रू द यूरिन. ओके, दो चीजें हैं, वो फीकल मैटर से बाहर फेंके जाएंगे या फिर यूरिन से. तो कुछ सब्सटेंस यूरिन से बाहर फेंके जाते हैं, कुछ फीकल मैटर से. ये कॉन्सेप्ट है. सर ड्रिंकिंग वाटर कैन क्यूअर डायरिया? नहीं, गलत. ओके, ड्रिंकिंग वाटर डायरिया क्यूअर नाही करत आहे, त्याच्यासोबत प्रॉपर ट्रीटमेंट पाहिजे, पॉझिटिव्ह एजंट ट्रीट करणं गरजेचं आहे. पण पाणी पित राहणं गरजेचं आहे, ते पण साधं नाही तर ORS वालं, म्हणजे ओरल रिहायड्रेशन थेरपी जे आहे ते. ORS म्हणजे ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन म्हणतात त्याला, ORS, ते घेणं गरजेचं आहे. ओमिटिंगच्या टॅबलेट कशा ओमिटिंग प्रिव्हेंट करो, ते तुमच्या कामाचं नाही, ते पुढं खूप जास्त आहे. हाऊ ब्लड अँड म्युकस इज रिलीज इन फीकल मॅटर ड्युरिंग डिसेंट्री? तू नव्हतीस कदाचित, मी सांगितलेलं आहे काय असतं. हे जे इंटॅमिबा हिस्टोलायटिक आहे ना, हे लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये राहतं, आणि लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये ते काय करतं, त्याला त्याचं इन्फ्लामेशन करतं, त्याचं जे म्युकोजा आहे त्याला डॅमेज करतं. आणि लार्ज इंटेस्टाइनची जर म्युकोजा डॅमेज झाली तर ब्लिडिंग होते आतमधनं, आणि तेच ब्लड मग पुन्हा फिकल मॅटर मध्ये येतं. आणि त्या लार्ज इंटेस्टाइन म्युकोसा सिक्रेट करतं, म्युकस आपल्याला माहिती आहे ना, तर त्याच्या ज्या ग्लँड आहेत त्या बी स्टिम्युलेट होतात, आणि मग ते म्युकस जास्त प्रमाणात लार्ज इंटेस्टाइन रिलीज करतं, आणि त्यामुळे म्युकस आणि ब्लड हे फिकल मॅटर मध्ये येतं, डिसेंट्री मध्ये. विच सबस्टन्स इज प्रेझेंट अल्कोहोल विच कॉजेस वॉमिटिंग? C2H5OH. ओके, आप फ्री कब है? 11:30 बजे. सर प्लीज वन्स चेक क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ डायजेशन एब्जॉर्प्शन. आय थिंक करेक्शन इज देअर. काय सांगा, कालच सांगितलं होता ना. क्वेश्चन नंबर 23 कालच बघितला होता ना बेटा. हा, ते करेक्शन आहे, त्याच्यामध्ये करेक्शन आहे, ते करतो मी. हो बरोबर आहे बेटा. सर टेपवर्म वगैरे ऑलरेडी असतात का SI मध्ये? नाही नाही, वरून येतात हे टेपवर्म, राउंडवर्म, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, ये ऊपर से आते हैं. ओके, जब हम कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं तब आते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं है. जानते थे व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन का एग्जैक्ट रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है. कॉन्स्टिपेशन में जो बॉवेल मूवमेंट नॉर्मली हो रहा है दोस्तों, ये जो नॉर्मल बॉवेल मूवमेंट है, रेगुलर बॉवेल मूवमेंट है, लार्ज का मूवमेंट, वो रुक जाता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. ओके, या फिर बहुत ही स्लो होता है. इसलिए इट मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और अदर कॉजेस. ओके सर, ते अमिबाच्या वाथरूनच येतो का? वरूनच येतो सगळं. वाय इन्क्रीज मॅटर इज मोर डेंजरस? वृषाली, बॉडी मधलं सगळं वॉटर रिलीज जर बाहेर गेलं बेटा, डेथ होते माणसाची. वॉटर बाहेर चालले ना, इन्क्रीज लिक्विडिटी, पातळ बनायला लागली फिकल मॅटर, टॉयलेट पातळ व्हायला लागले, तर वॉटर लॉस व्हायला, आणि बॉडी मधलं वॉटर लॉस झालं की आपण जिवंत नाही राहू शकत. त्याच्यामुळं एन्झाइम आर लिव्हिंग और नॉन लिव्हिंग? बेटा एन्झाइम ते काय ऑर्गॅनिझम नाहीये, तर ते एन्झाइम काय आहेत बेटा? एन्झाइम एक कंपाऊंड आहेत, केमिकल आहेत ते, ऑर्गॅनिक केमिकल आहेत, त्याचा लिव्हिंगचा आणि ह्याचा संबंध येणार नाही. दे आर नॉट ऑर्गेनिज्म, दे आर जस्ट केमिकल कंपाउंड. ओके सर, इन कॉन्स्टिपेशन में पेरिस्टालसिस कैसे रिस्टार्ट होता है?
धीरे धीरे जैसे इन्फेक्शन कम हो जाएगा बेटा, जैसे जैसे, या कुछ ऐसे ड्रग्स है जो मोटिलिटी बढ़ाते हैं इंटेस्टाइन की, और वो ड्रग लेने के बाद इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ती है तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। या फिर जो कभी कभी फीकल मैटर इतना हार्ड हो जाता है तो वो भी डिफिकल्ट है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो फीकल मैटर थोड़ा सा क्या हो जाता है, सेमी लिक्विड करते हैं, लैक्टोलेज और ये अलग अलग टाइप के सिरप है, वो लेने से फीकल मैटर थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म मींस बेटा ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। हम किसी भी सब्सटेंस को अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे हीमोग्लोबिन को ब्रेकडाउन कर दिया तो कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया। फीसेस आर रिटेन्ड, कहाँ गए? फीसेस आर रिटेन्ड विद इन कोलन, सेंटेंस एक्सप्लेन करा। अंजलि बादल बेटा, रिटेन इन कोलन मींस क्या है कि नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली मान लो यह है कोलन, नॉर्मली मान लो यह कोलन, असेंडिंग कोलन बेटा ये है ट्रांसवर्स कोलन, और ये है मान लो डिसेंडिंग कोलन, यह है बेटा डिसेंडिंग कोलन। हाँ, और यह है सिग्मॉइड कोलन, ऐसा। हाँ, मला खूप जास्त आवडलं तू हे प्रश्न विचारला, हे असं विचारा रे तुम्ही, खूप जास्त आवडलं, बहुत ही बढिया। आता कुठं प्रश्न विचारा परत एकदा जर तुमचे असतील तर। आता लक्षात ठेवा काय असतं की फिकल मॅटर बनलंय आणि इथून ते बाहेर जायला पाहिजे नॉर्मली, पण ते काय झालं इथंच रिटेन झालं। रिटेन म्हणजे ते पुढे जाईच ना झाले। रिटेंशन मीन्स यहीं पे रुका है वो, ये फिकल मैटर यहीं पे रुका है दोस्तों, इसे कहेंगे वो आगे नहीं जा रहा है, इसे कहेंगे रिटेंशन। रिटेंशन असतं बघा, लक्षात ठेवा, रिटेंशन ऑफ फिकल मैटर, रिटेंशन ऑफ फिकल मैटर इनटू द कोलन। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ रिटेंशन ऑफ फिकल मैटर इनटू द कोलन, रिटेंशन, सॉरी, रिटेन रहना, रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इन कोलन, कोलन में ही वो जमा हुआ है, वो बाहर नहीं जा रहा है, इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इन कोलन। समझते? और ये किस में होता है दोस्तों? कॉन्स्टिपेशन मध्ये, बद्धकोष्ठता। मग पुढे जाईल का? नाही। मग याला काय करायचं, याचे दोन कारण, याच्यावर ट्रीटमेंट काय, व्हॉट इज ट्रीटमेंट? RX, एक तर याला पातळ करा म्हणजे सरळ निघून जाईल, ओके, याला पातळ केल्याच्या नंतर, किंवा याची मुवमेंट वाढवा। मग असे ड्रग्स द्या की जे इंटेस्टाइनची मुवमेंट वाढवतील, पेरिस्टाल्सिस, दोन्ही पैकी एक। पण मुवमेंट वाढून बी हे जर खूपच स्टोनी हार्ड होतं काही काही ठिकाणी दगडासारखं, त्याच्या अगोदर तुम्हाला ते पातळ करायचं औषध द्यावं लागेल। सर फिर व्हाइट ब्लड सेल एंड वर्म को अपोज नहीं करते क्या? हा, करतात काही प्रमाणात, पण कधी असतं इम्युनिटीचे एक लेवल आहे, त्यांची संख्या खूप जास्त मल्टिप्लाय होते, त्यामुळे मग ते डिसीज कॉज करतात, लढतात ना व्हाइट ब्लड सेल, असं नाही। तर आई डोंट अंडरस्टँड मीनिंग ऑफ ब्लड बोर्न डिसीजेस। शिवानी, बहुत बढ़िया। ब्लड बोर्न डिसीजेस म्हणजे काय होतं की ते ब्लड थ्रू पसरतात। समजा एखाद्याने ब्लड ट्रान्सफ्युजन घेतलंय, त्याला रक्त दिलंय, तर रक्तामधनं तो आजार पसरतो तिकडे, ब्लड ट्रान्सफ्युजन थ्रू पसरतो, म्हणून त्याला माहिती ब्लड बोर्न। त्याचे जे व्हायरस आहेत हे ब्लड मध्ये राहत असतात। HIV ब्लड बोर्न डिसऑर्डर आहे ना, समजा HIV इन्फेक्टेडचं पर्सनचं ब्लड जर दुसऱ्याला दिलं, हेल्दी पर्सनला, तर त्याला पण HIV होईल, त्याला माहिती ब्लड बोर्न, ब्लड मधनं पसरतं। अमिताभ बच्चनला हेपॅटायटिस B हा आजार आहे। कोली नावाचा एक पिक्चर आहे बघा त्याचा, त्या कोली नावाच्या पिक्चरची शूटिंग चालू असताना अमिताभ बच्चन पडले आणि लोखंडच घुसलं खूप पोटात मोठं, आणि डायरेक्ट ते बेशुद्धच झाले। तुम्हाला माहिती आहे, त्यांना मुंबईला आणलं, खूप मोठी सर्जरी झाली, म्हणजे एक 3-4 दिवस ते होशमध्ये पण नव्हते बऱ्याच, आणि नंतर मग त्यांना ब्लड वगैरे द्यावं लागलं। त्या दरम्यान त्यांना चुकून म्हणजे त्यावेळेसचे कंडिशन असं होतं, हेपॅटायटिस B इन्फेक्टेड पर्सन होता, ऑलरेडी त्या ब्लड मध्ये त्याचं ब्लड होतं, आणि ते ब्लड देण्यात आलं, तर त्यांना पण हेपॅटायटिस B हा आजार झालेला आहे। पण तो माणूस एवढा स्पिरिट आहे की तो मेंटेन केला त्यांनी स्वतःला। स्टूल मुळे किडनी का डॅमेज होता है क्या? नहीं। आई डोंट अंडरस्टँड द मीनिंग ऑफ ब्लड बोर्न। का आलं सर? मग जे एक्सटर्नल युजिंग टॅबलेट असतात ते पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट इनक्रीज करतात का? हा हा, तेच करतो ना आपण, कॉन्स्टिपेशन मध्ये गोळ्या देतो ना, ते पेरिस्टाल्सिस वाढवतील, ठीक आहे, ते पेरिस्टाल्सिस वाढवतील। WBC ची डेथ होते का? हो होते बेटा, बॉडी मधल्या प्रत्येक सेलची डेथ होते। हा, WBC कोणीच अमर सेल नाही आपल्या बॉडीमध्ये, प्रत्येकाची डेथ होते। हा, पुढं जॉन्डिस म्हणजे कावीळ, हो बरोबर आहे।
ये टेपवर्म, ये सब वर्म जो होते हैं बेटा, ये मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब बेटा, इन्फ्लामेशन कोई भी चीज ले लो कि इन्फ्लामेशन में 3 चीजें होती है। इन्फ्लामेशन म्हणजे मराठीत आग होणे, 3 गोष्टी होतात एखाद्या जागेचं। इन्फ्लामेशन ऑफ कोई भी ऑर्गन है, इन्फ्लामेशन ऑफ किसी भी ऑर्गन का है तो दोस्तों 4 चीजें होंगी। एक तो दोस्तों दैट इज अ पेन, पेन होता है। फिर दोस्तों दैट इज अ पेन, रेडनेस, रेडनेस लाल बनतं ते, पुन्हा स्वेलिंग, सुजतो तो ऑर्गन, आणि पुन्हा काय आहे, इन्क्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर वाढतं त्या जागेचं। आता काळं निळं होणं, समजा इथं जे आहे, ह्या समजा इथं असं जोराने मी इथं मारलं, ओके, किंवा मला इथं कोणतरी जोराने मारलं, तर काय होईल, हे भरभर भरभर सुजायला लागेल। दैट इज नथिंग बट इन्फ्लामेशन। और क्या क्या हो जाएगा, इथं जर लागलंय खूप जास्त जोराने, काय होईल बघा तुम्ही, हे लाल होईल, ठीक आहे, दुखायला लागेल, पेन, रेडनेस, लाल होऊन जाईल, कारण की तिथं ब्लड कॅपिलरीज आतमधल्या डॅमेज होतील, त्यामुळे ब्लड बाहेर येईल थोडंसं, स्वेलिंग फुगायला लागेल, आणि तिथलं थोडंसं ते नंतर गरम पण होतं। हे आहे इन्फ्लामेशन। समझा, ये इन्फ्लामेशन के 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन है। दीज आर 4 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ एनी ऑर्गन और इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन उसे कहते दोस्तों इटिस, दिसत नसेल तर इन्फ्लामेशन 4 साइन, 4 साइंस है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर साइट। आता कळालं इन्फ्लामेशन म्हणजे काय है। तो सर वो फीकस की टेस्ट करते हैं ना, उससे क्या डेराइव होता है, देखते हैं कि उसमें किसी अमीबा के एग है या फिर कुछ सिस्ट है या बैक्टीरिया कौन से, ते ट्राई टू फाइंडिंग आउट द पॉझिटिव्ह एजंट। ओके, जॉन्डिस मध्ये वॉमिटिंग का होतं, जॉन्डिस मध्ये वॉमिटिंग नसतं होत बेटा। ओके, वॉमिटिंग हा वेगळा कॉन्सेप्ट आहे, ते त्याच्यासोबत असलेले एक सिम्पटम आहे। हा, जॉन्डिस सोबत, जॉन्डिस वॉमिटिंग हे काही आजार नाही, दीज आर ऍक्च्युअली सिम्पटम ऑफ सम डिसीजेस, हे पण लक्षात ठेवा। पण ते तुमच्या लेवलला त्यांना डिसीजेस दिलेले, दे आर नॉट ऍक्च्युअल डिसीज, दे आर सिम्पटम ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। ओके, तो जॉन्डिस अलग है और वोमिटिंग अलग है, कभी साथ में होंगे तो कभी हो भी सकते, कभी नहीं भी। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी डिपेंडिंग ऑन डब्ल्यूबीसी, 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, उसके ऊपर उनका अलग अलग लाइफ स्पॅन होता है। सगळं क्लिअर झालं, थँक्यू। तुम्ही विचारत चला, आता थांबूया, मला वाटतं 10:15 वाजलेत, आपलं लास्ट लिमिट 10:15 पर्यंत, ठीक है, चलो रुकते हैं।